मित्रों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष भारत में आज़ादी से पहले जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय बन करके आए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस वायसराय या गवर्नर जनरल की चर्चा होती है वह है लॉर्ड रिपन। आइए आज उसी की हम चर्चा करने चल रहे हैं। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन 1880 में भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर के आ रहा है। उसके पहले लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय था जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। उसके कार्यकाल में भारत में अनेकों समस्याएं पैदा हुई, इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने लीटन को वापस बुलाकर उनके जगह पर लॉर्ड रिपन को भारत भेजा। लॉर्ड रिपन जब भारत आया तो इसने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में केवल 4 वर्ष के कार्यकाल में भारतीयों के नजरिए से बहुत ही हितकारी, भारतीयों के इंटरेस्ट में कार्य किया। इसलिए लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। यह भारत का उद्धारक है लॉर्ड रिपन, ऐसा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का कहना है और था भी ऐसा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में हुई वह हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए लाभदायक था। इसका कोई भी कार्य भारतीय और भारत के अगेंस्ट नहीं था। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसलिए कहा जाता है लॉर्ड रिपन भारत में जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल आए उसमें से सबसे श्रेष्ठ, बौद्धिक, उदार, सहिष्णुता और भारतीयों के लिए इसने बहुत कुछ दिया। इसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो भारत और भारतीयों के विरुद्ध हो। तो आइए जरा देखा जाए कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक एक हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का पहला महत्वपूर्ण घटना है भारत में नियमित जनगणना कराने की व्यवस्था प्रारंभ किया। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, किंतु उस जनगणना को नियमित करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है और इसने यह नियम बनाया प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना की जाएगी और जो प्रक्रिया जनगणना का रिपन ने तैयार किया वह आज भी भारत में जारी है। और वर्तमान भारत की जनगणना, अगली जनगणना होने जा रही है 2021 में, जबकि पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। तो ये बहुत बड़ा इसका पहला योगदान है। दूसरा योगदान लॉर्ड रिपन का हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहे हैं। वर्ष
1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम बनाया। यह फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम भारतीयों के लिए हितैषी था, कल कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के पक्ष में था। फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा लॉर्ड रिपन ने यह प्रावधान किया कि किसी भी भारतीय का इससे अहित नहीं होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे फैक्ट्रियां डेवलप हों, फैक्ट्रियों को लाभ हो, भारतीयों को लाभ हो। ऐसी व्यवस्था उसने अपने कार्यकाल में किया जो भारतीयों के लिए लाभकारी माना गया। तो यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। अब हम तीसरी घटना की बात करने चल रहे हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा में सुधार करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था। उस कमीशन के चेयरमैन थे विलियम हंटर। यह विलियम हंटर कमीशन 1882 में स्थापित किया लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन ने अपने रिसर्च में यह कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जब तक हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर नहीं करेंगे, भारत का शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा को हंटर कमीशन ने उचित माना था, इसी के सुझाव पर, हंटर कमीशन के सुझाव पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर करने का इस व्यक्ति ने प्रयास किया। यह तीसरी महत्वपूर्ण घटना है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का, जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अब चौथी घटना की हम बात करने चल रहे हैं। चौथी घटना यह है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया तथा भारतीय देसी अखबारों को स्वतंत्रता प्रदान की। मित्रों, आप जान लें, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया था लॉर्ड लीटन ने। लीटन बहुत ही दुष्ट वायसराय था भारतीयों के लिए। लीटन के कार्यकाल का हर घटना भारत और भारतीयों के विरुद्ध में था, इसलिए भारतीयों के मन में लीटन के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश था। तो जब लॉर्ड लीटन के कार्यों की आलोचना भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अखबारों ने जब प्रारंभ किया, तो लीटन नाराज होकर के भारतीय देसी अखबारों का गला घोंटने के लिए, उनकी आवाज को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन ने बनाया, ताकि भारतीय देसी अखबार हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन जब रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है, तो उसने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया, उसे समाप्त कर दिया और फिर भारतीय भाषाई अखबारों को स्वतंत्रता दे दी अपने विचार को व्यक्त करने का, समाचार लिखने का। तो यह बहुत बड़ा इसने काम किया था लॉर्ड रिपन ने भारतीय अखबारों के लिए। तो खूब क्वेश्चन ये बनते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन का अपने कार्यकाल में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह योगदान रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक।
लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में 1982 में भारत के जो नगर थे, जो शहर थे, जो कस्बे थे, वहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय सुशासन को डेवलप किया। और इस स्थानीय सुशासन में जो चेयरमैन, मेयर, मेंबर चुने जाएंगे वे भारतीय होंगे और भारतीयों के द्वारा ही उनका चुनाव होगा। तो भारत में एक प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया को स्थानीय सुशासन में शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। और यह बहुत बड़ी बात है। और जब भारत की जनता ने अपने मत का उपयोग किया स्थानीय सुशासन में और भारत की जब जनता चुन करके आई तो चुने गए प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर बहुत ही व्यवस्थित और नियोजित तरीके से विकास का कार्यक्रम चलाया, जिससे भारतीयों को लाभ हुआ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, तमाम भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के चर्चित नेता हुए आगे चल करके, वे सभी नेतागण अपनी प्रशासनिक राजनीतिक कुशलता और दक्षता स्थानीय सुशासन से ही प्राप्त किया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी हों, चित्तरंजन दास जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, राजेंद्र बाबू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हों, कितना मैं नाम गिनाऊं, ये सभी लोग स्थानीय सुशासन में चुने गए प्रतिनिधि के रूप में कभी अपनी जीवन की शुरुआती राजनीति की थी। और सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कार्य किया और उनका यह प्रशासनिक अनुभव अंततः भारत की राजनीति के लिए बहुत ही सुखदायी हुआ। तो धन्यवाद लॉर्ड रिपन को कि स्थानीय सुशासन को उसने स्थापित किया और आज तक यह भारत में जारी है। तो यह बहुत बड़ा योगदान था लॉर्ड रिपन का। अब जरा देखिए आगे की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। लॉर्ड रिपन ने और क्या किया? लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में स्वतंत्र व्यापारिक नीतियों को पूरा कराया। ये स्वतंत्र व्यापारिक नीतियां भारत में शुरुआत किया था वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक एवं लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने भारत में स्वतंत्र व्यापारिक नीति बनाया, लेकिन वह व्यापारिक नीति अभी पूर्ण नहीं हो पाया था, तो इन दोनों की विदाई हो गई। लॉर्ड रिपन जब आए तो व्यापारिक नीतियों का पुनः नए सिरे से मूल्यांकन करते हुए उसे गंतव्य तक पहुंचाया, उसे पूरा कराया और भारतीयों के हित में किया। इतना ही नहीं दोस्तों, 1882 में जो स्वतंत्र व्यापारिक नीति लॉर्ड रिपन ने पूरा कराया, उसी के तहत पूरे भारत में नमक पर कर न्यूनतम कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी भारतीयों के लिए और यह बहुत बड़ा योगदान था लॉर्ड रिपन का। अब जरा आगे देखिए लॉर्ड रिपन की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इल्बर्ट बिल विधेयक। इल्बर्ट बिल विधेयक 1884 में बनता है। मिस्टर इल्बर्ट वे ब्रिटिश भारत सरकार के विधि सदस्य थे। मिस्टर इल्बर्ट भारत सरकार के विधि सदस्य थे। विधि सदस्य के रूप में मिस्टर इल्बर्ट ने बिल माने विधेयक तैयार किया और उस विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को फौजदारी दंड व्यवस्था में यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में रहने वाले जो यूरोपियन हैं, अंग्रेज हैं,
उनके मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद की सुनवाई और कार्यवाही तथा दंड का निर्धारण भारतीय न्यायाधीश भी कर सकेंगे। इस इल्बर्ट में यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। जैसे ही यह व्यवस्था बनके तैयार हुआ, भारत में रहने वाले तमाम यूरोपियन अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध करना शुरू कर दिया। और सिर्फ भारत में ही विरोध नहीं किया, अपने प्रतिनिधिमंडल बना करके विरोध करने के लिए लंदन तक महारानी के समक्ष उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के नेताओं के समक्ष इन्होंने अपने पिटीशन को प्रस्तुत किया कि जिन भारतीयों के ऊपर हम शासन करते हैं, क्या वे भारतीय हमारे विवाद और झगड़े की सुनवाई करेंगे और हम यूरोपियन को उन्हें मिलाड कहना पड़ेगा? यह कितना बड़ा इंसल्ट है, कतई इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मित्रों, इस घटना के पश्चात इल्बर्ट साहब को खुद ही बहुत ही इंसल्ट हुआ। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और इतना ही नहीं, लॉर्ड रिपन ने इस विधेयक को वापस ले लिया और खिन्न होकर के लॉर्ड रिपन ने वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है और रिपन के बाद डफरिन भारत का बनता है अगला वायसराय। तो प्रश्न आता है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, मैं सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहते हैं, इसीलिए लॉर्ड रिपन को हिंदुस्तानियों का सच्चा दोस्त कहते हैं। और लॉर्ड रिपन बहुत ही उदारमना व्यक्ति था। उसने एक जगह लिखा है कि हे लोगों, अगर मेरा मूल्यांकन करना है तो मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, जो मैंने कार्य किया है, कार्य को आधार बना करके मेरा मूल्यांकन करना, सिर्फ शब्दों से मूल्यांकन न करना। यह बहुत बड़ी बात थी। लॉर्ड रिपन 4 साल ही कार्यकाल व्यतीत करके यहां से चला गया, लेकिन भारतीय इतिहास में वह अमर हो गया। स्वराक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा गया। भारत में जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल आए, उसमें से सबसे श्रेष्ठ बौद्धिक और भारतीयों के लिए हितैषी था लॉर्ड रिपन। और हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सिलसिलेवार सारी बातें आपके सम्मुख रख दिया। इसको आप पढ़ें, समझें, चिंतन करें, याद करें और उसके बाद फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। फिर देखिए मजा पठन और पाठन का।